अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बना करते हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी बायो की स्कीम्स आई हैं उसमें ये चैप्टर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं बनता। तो हम भी इसको इसी अंदाज में पढ़ेंगे ताकि हमें हर शॉर्ट क्वेश्चन और हर एमसीक्यूज का पता चलता जाए और आप आसानी के साथ उसको हल करते जाएं। तो हमारे चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि बोर्ड में अक्सर पूछी जाती हैं। एंजाइम्स होते क्या हैं, इनका नाम एंजाइम्स कैसे आया? याद रखिएगा, एंजाइम दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब है इन का मतलब है इनसाइड और जाइम का मतलब है यीस्ट। क्योंकि ये सबसे पहले यीस्ट में पाया गया, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, एंजाइम का नाम दे दिया। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब एंजाइम होते क्या हैं? एंजाइम्स आर मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब याद रखिएगा, आपने प्रोटीन्स वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया है, जो मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, आपने दो तरह की प्रोटीन पढ़ी है, एक फाइब्रस प्रोटीन पढ़ी है, ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ी है। जो गोल प्रोटीन हमने पढ़ी थी या बेजवी प्रोटीन हमने पढ़ी थी, बेसिकली उसमें जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी वो एंजाइम भी पढ़ा था। तो एंजाइम बेसिकली क्वाइल होकर जैसे एक धागा लिपटता रहे, उलझता रहे, तो वो गोल बन जाता है। तो इस तरह एंजाइम की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में उलझेंगी तो वो एंजाइम का एक ग्लोबुलर गोल स्ट्रक्चर बना देंगी, विच इंक्रीज ट्रमेंडसली, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्पीड केमिकल रिएक्शन इन द सेल एंड ऑर्गेनिजम्स, जो सेल में और ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देंगे, स्पीड अप कर देते हैं। और कहा जाता है कि ये 1000 से लेकर 10 लाख तक केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं, यानी कि इतनी स्पीड कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को ताकि सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ज़रूरी हो सके। क्योंकि अगर हमने ज़िंदा रहना है तो उसके लिए हमारे एंजाइम को काम करना पड़ेगा, हमारी बॉडी के हर फंक्शन को प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, और प्रॉपरली काम तब होगा जब एंजाइम होंगे। तो ये तेज कर रहे हैं केमिकल, और केमिस्ट्री में हम उसे कैटालिस्ट कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर दे। दे आर आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट। क्योंकि एंजाइम जिंदा जानदारों में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम इसे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट या बायोलॉजिकल एक्टिव कहते हैं हम बेसिकली। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको कि एंजाइम्स बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, सेल में भी, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में भी और सेल में भी हो रहे हैं, इसलिए ये स्पीड अप कर देते हैं। तो इसलिए हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो जिंदा जानदारों में काम करते हैं और स्पीड अप करते हैं, इसलिए हम बायो कैटलिस्ट कहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसका जो ग्रुप है वो है मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिव, जो जिंदा जानदारों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बगैर कोई भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। एंजाइम हमारे काम को परफॉर्म करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने की एफिशिएंसी को एंजाइम बढ़ा रहा है, रेस्पिरेशन को एंजाइम इन्वॉल्व है। अगर एंजाइम ना हो, हमें सांस ना आए, और सांस नहीं आएगा तो हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। द नेम ऑफ द एंजाइम यूजुअली एंड इज द एज, यानी कि एक इंटरनेशनली तौर पर एक सफिक्स कर दिया गया है, एक तय कर दी गई है बात, जिसके एंड में ASE आएगा, उसे हम एंजाइम कहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम है, ASE जिसके एंड में आएगा, सेलुलेज आएगा। ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, जो हम प्लांट्स वगैरह, ये सब्जियां वगैरह खाते हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा आपका एंजाइम का इंट्रोडक्शन। अगर आपसे पूछे डिफाइन एंजाइम तो आपने इंट्रोडक्शन देना है, और इंपॉर्टेंस पूछे तो आपने अब इंपॉर्टेंस बतानी है इसकी।
एंजाइम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बायोकेमिकल। देखिए एंजाइम बढ़ा क्या रहे हैं, कारकर्दगी को, किसकी, जो जिंदा जानदारों में रिएक्शन, जैसे कि डाइजेशन हो रही है। अगर डाइजेशन ना हो, खुराक हमारे मैदे में पड़ी रहेगी, और जब मैदे में पड़ी रहेगी तो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो बीमारियां लग सकती हैं, बैक्टीरिया से डिकम्पोज करेगा और वक्त पर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। जब वक्त पे एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो एंजाइम ही आते हैं जो फौरन हमारी खुराक को डाइजेस्ट करवाते हैं और हमें दोबारा भूख का एहसास दिलवाते हैं। हम अगर नाश्ता करते हैं तो हमने दोपहर का खाना भी खाना होता है। इसका मतलब एंजाइम एफिशिएंसी इतनी है इनकी कि ये फौरन चीज़ को डाइजेस्ट कर देते हैं। डिपेंड करता है हम क्या खा रहे हैं, हर एक चीज़ खुराक की डाइजेशन का टाइम डिफरेंट होता है एक दूसरे से। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ द रिएक्शन। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, जो भी एंजाइम होगा वो अपने रिएक्शन में खास होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। यानी कि एक एंजाइम एक काम ही परफॉर्म करेगा, दूसरा काम उसका उससे ताल्लुक नहीं है उसका, वो अपना जो काम कहा गया वही परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ये वाली कि सेलुलोज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा और किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह हम आगे एंजाइम पढ़ेंगे जो अपना काम स्पेसिफिक करेंगे और वो किसी और काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। विदाउट दीज एंजाइम द रिएक्शन वुड प्रोसीड वेरी स्लो। अगर ये एंजाइम ना होते तो हमारी बॉडी में मौजूद केमिकल रिएक्शन इतने स्लो हो जाते, स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल, हमें ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ना होती, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम एक सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, तो उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो रेस्पिरेटरी एंजाइम ना आता, हमें सांस दोबारा ना आता, जो हम मिली सेकेंड के बाद आ रहा है। तो अगर ये एंजाइम ना होते तो हमारे सांस नहीं, और सांस ना आता तो लाइफ मुमकिन ना होती। अब दो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। एक हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम का नाम क्यों आया, एंजाइम कौन सी प्रोटीन है, एंजाइम क्या करते हैं, बायोकैटलिस्ट हैं, एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया। उसके बाद एंजाइम किसी भी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं और इनके बगैर केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएंगे। अब कंपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जो एंजाइम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात है, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड। हजारों सैकड़ों अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये अमाइनो एसिड मिसाल के तौर पर ये इस तरह अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये इस तरह आपस में जुड़ते हैं और ये फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं और फिर ये चेन आपस में उलझकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं। क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। जैसे अपने हीमोग्लोबिन के अंदर पड़ा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, तो आपस में उलझती हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देती हैं। अब एंजाइम हजारों सैकड़ों अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। दीज अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर। अब ये अमाइनो एसिड ज्वाइंड हो रही है टुगेदर एंड क्वाइल, और फिर ये क्वाइल होती है। कौन क्वाइल होगा? क्वाइल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। मिसाल के तौर ये अमाइनो एसिड है, अब इन्होंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी। इस तरह की 4, 5, 6 जितनी भी चेन्स बनी वो आपस में क्वाइल हो जाएंगी और देमसेल्फ टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और वो क्या है? वो गोल स्ट्रक्चर दे देंगी। ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर जो होते हैं एंजाइम्स को बनाते हैं और अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन फिर उलझ के आपस में क्वाइल होकर ग्लोबुलर शेप क्रिएट करती हैं। अब एंजाइम की कंपोजिशन तो समझ आ गई कि ये अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है, पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होता है। अब एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए एंजाइम 2 चीज़ों पर मुश्तमिल, एक एक्टिव साइट पर मुश्तमिल होता है और एक सबस्ट्रेट पर मुश्तमिल होता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये हम आने वाले टॉपिक में भी एक्टिव साइट को, सबस्ट्रेट को तफसील से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक्टिव साइट्स और सबस्ट्रेट ये होती क्या चीज़ है बेसिकली? सबसे पहली बात है कि आपने एक्टिव साइट को देखना है। द एक्टिव साइट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम नोन एज द एक्टिव साइट। देखें, हम एक शर्ट पहन लेते हैं तो शर्ट में एक जगह एक पॉकेट होती है, तो एक ही जगह पर एक पॉकेट लगी होती है, एक थैली होती है समझ लें। तो इसी तरह एंजाइम का जो भी काम होना है वो महदूद हो गया है।
जो भी एंजाइम ने अपना काम करना है वो महदूद है, वो एक जगह पर, एक पोर्शन पर। जैसे मिसाल के तो मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ये बेसिकली एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये उसकी एक्टिव साइट है। ये जो आपको पाउच नजर आ रहे हैं, ये पाउच नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। तो एंजाइम ने जो अपना रिएक्शन का, वो पूरे के पूरे एंजाइम ने इन्वॉल्व नहीं होना, थोड़ा सा हिस्सा एंजाइम का इन्वॉल्व होगा। इसलिए कह रहा है, बुक में ये बात कही जा रही है, द कैटालाइटिक एक्टिविटी, जो केमिकल रिएक्शंस करवाना है वो महदूद है टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक छोटे हिस्से में, जो कि क्या कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। तो ये हिस्सा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, बाकी हिस्सा क्या कर रहा है, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को, जो अमाइनो एसिड है वो मेंटेन करने में मदद। ये भी अभी आपको मैं बताता हूं इन दोनों के बारे में, अमाइनो एसिड इन दोनों में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब सबस्ट्रेट देख लें, अब रिएक्टेंट, अब देखें जैसी ये सांचा है वैसी सबस्ट्रेट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह आपको बना के दिखा देता हूं। अब आपके सामने है, जैसा ये जगह है वैसे ही ये भी जगह है, तो ये आराम से आकर अटैच हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट को ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि एक्टिव साइट की शेप होती है। तो रिएक्टेंट जिन्होंने हिस्सा लेना होता है केमिकल रिएक्शन में, जिनका केमिकल रिएक्शन होना होता है, कॉल्ड सबस्ट्रेट। और रिएक्टेंट को ऐसे रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम ने असर अंदाज, जैसे मिसाल के तौर पर फैट एक रिएक्टेंट है, जो मैंने फैट खाया ये रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है। तो इसके ऊपर एंजाइम कौन से अटैक करेंगे, इसके ऊपर एंजाइम लाइपेज, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो होंगे वो इसके ऊपर असर, यानी कि फैट क्या है, सबस्ट्रेट, एंजाइम क्या है, लाइपेज। तो ये आपस में मिलेंगे और केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब ये बात थोड़ी सी आपको बता दूं, द रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्ट्रेट इज अटैच टू द एक्टिव साइट। अब देखें रिएक्टेंट जिसे हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, उसने कहां पे अटैच होना, आके उन्हें एक्टिव साइट पे अटैच होना आके। दिस एक्टिव साइट, अब ये दो बातें आपको समझने वाली हैं। दिस एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड्स। अब एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब जो एक्टिव साइट होती है ये चंद अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। मैं कहता हूं कि 3 से 12 अमाइनो एसिड यहां पर एक्टिव साइट को बनाने में इन्वॉल्व है। 3 से 12 अमाइनो एसिड एक्टिव साइट को बनाने में इन्वॉल्व है। फिर मैं कहता हूं कि एक बात समझ आ गई, दिस एक्टिव साइट consist of only a few amino acid। ये few amino acid मैंने आपको बता दिया। while bulk of या rest of the bulk कहते हैं बहुत ज्यादा हिस्सा, और बाकी हिस्सा ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बाकी हिस्सा नजर आ रहा है, ये बल्क है। इसमें जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम को, ताकि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, डीनेचर ना हो जाए। इसलिए यहां पे दो बातें बताई गई हैं। एक तो एक्टिव साइट बताई गई जो कि छोटी सी होती है, जिस पर आके सबस्ट्रेट रिएक्टेंट ने जुड़ना होता है और केमिकल रिएक्शन चलना होता है। अब ये जो एंजाइम आपको नजर आ रहा है सारा ग्लोबुलर, इसके दो पोर्शन है। एक है एक्टिव साइट, इसमें 3 से 12 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है। सारे अमाइनो एसिड इन्वॉल्व नहीं है, बाकी अमाइनो एसिड जो बल्क हैं, बाकी हिस्सा जो एंजाइम का है, उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसे सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम ने असर अंदाज होना होता है उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी, फैट सब्सटेंस है, एंजाइम इसके ऊपर असर अंदाज होंगे। तो जिस चीज के ऊपर एंजाइम ने असर अंदाज हो उसे हम सबस्ट्रेट का नाम देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम आ जाते हैं कोफैक्टर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट अब डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर लफ्ज आपके सामने है जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सम एंजाइम कंसिस्ट सोलिलाई ऑफ प्रोटीन, कंसिस्ट ऑफ, कुछ एंजाइम सिर्फ या अकेले प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर प्रोटीएज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, लाइपेसिस, फैट को डाइजेस्ट करने वाले। तो ये दो एंजाइम की मैंने एग्जांपल दी है। इस लाइन के मुताबिक अकेले एंजाइम में ये प्रोटीन्स हैं, इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
लेकिन सम एंजाइम फेल टू कैटलाइज देयर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन कुछ एंजाइम्स हैं वो नाकाम हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करवाने में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने में। यानी कि जो भी हम चीज खाएंगे उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ तो एंजाइम होते हैं वो प्रोडक्ट अकेले प्रोटीन होते हैं, वो उन्हें कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें कैटालाइज करने के लिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में उन्हें कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब कोफैक्टर होते क्या हैं? They need the cooperation of certain small non-protein heat stable components. Such component essential for enzyme catalysis are called cofactor. अब इन्हें जरूरत पड़ती है कोऑपरेशन की, ताउन की, ऑफ सर्टेन कुछ छोटे जो नॉन प्रोटीन होंगे। ये जेन में एंजाइम खुद प्रोटीन पार्ट है, इन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत है जो हीट स्टेबल हो, बर्दाश्त कर सके टेम्परेचर को। कंपोनेंट्स, सच कंपोनेंट एसेंशियली फॉर एंजाइम, ऐसे कंपोनेंट बहुत अहम है एंजाइम के फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, इन्हें कोफैक्टर कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। तो अब हम इसको एक डायग्राम में समझ लेते हैं कि कोफैक्टर क्यों जरूरी है। देखें यहां पर अगर एक डायग्राम देखें आप जो मैंने बनाई है, इसमें आपको देखें एंजाइम और सबसे डायरेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, यहां पर कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कुछ एंजाइम को ताउन के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो हमें क्योंकि सबस्ट्रेट वहां पर अटैच होती है और वहां पर कोफैक्टर का अटैच होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर मैं एक डायग्राम आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है, इसमें अगर आप देखें ये आपके सामने एक एंजाइम है, ये एंजाइम की सबस्ट्रेट जो है उसने आकर यहां पर अटैच होना है। अब वो जब यहां पर अटैच होगी ये जगह खाली होगी, इसलिए यहां पर एक कोफैक्टर आएगा। देखें इस तरह का, ये देखें इस तरह का कोफैक्टर आएगा जो आकर यहां पर अटैच होगा, और इसी तरह की एक प्रॉपर सबस्ट्रेट आएगी। ये देखिए एक ऐसे प्रॉपर सबस्ट्रेट आएगी। अब नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं हम। ये एक एंजाइम है, ये उसका प्रॉपरली एक कोफैक्टर की जगह है, यहां पर एक सबस्ट्रेट आएगी। अब देखें मैं यहां पर यूं ये कोफैक्टर लगा दिया मैंने। जब मैंने कोफैक्टर लगाया तो फिर मैंने अब सबस्ट्रेट को अटैच करना है। अब देखें सबस्ट्रेट बिल्कुल सेम शेप की है, सॉरी इस तरह का स्ट्रक्चर आना था, अंदर की तरफ होगी ये अंदर की तरफ देखें। अब आप देखें अगर ये खाली सबस्ट्रेट आके लग जाती तो ये जगह खाली रहती। तो इसलिए कोफैक्टर बहुत जरूरी होते हैं केमिकल रिएक्शन को, और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसके बगैर प्रोडक्ट, ये कोफैक्टर बार बार इस्तेमाल होता है। कोफैक्टर जो होता है ये बार बार इस्तेमाल होता है। अब हम कोफैक्टर को समझ लेते हैं, कोफैक्टर है क्या। द कोफैक्टर इज यूजली एक्ट एज ए ब्रिज। अब देखें यहां पे कोफैक्टर आमतौर पर किस तरह काम कर रहा है, ब्रिज के तौर पर, एक पुल के तौर पर काम कर रहा है। देखें कौन किस किस के दरमियान, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट, इन दोनों के दरमियान देखें आपके सामने कोफैक्टर मौजूद। अगर ये ना होता तो ये रिएक्शन कभी भी परफॉर्म नहीं होता। अब ये काम क्या करता है, इट टेक्स डायरेक्टली इन केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन फॉर कैटालाइसिस। ये डायरेक्टली क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। कोफैक्टर समटाइम प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसे हम एक्टिवेशनल एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एटीपी की शक्ल में प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटीपी सोर्स है एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये कोफैक्टर के थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कोफैक्टर के बारे में तो आपने ऐसे बताना है कोफैक्टर को। इट हेल्प टू ड्राइव रिएक्शन विच आर डिफिकल्ट टू
और इम्पॉसिबल। अब यहां पर देखें, सबस्ट्रेट और एंजाइम, ये मुमकिन नहीं है रिएक्शन हो सके, डिफिकल्ट है, इसलिए कोफैक्टर आया। अब सबस्ट्रेट भी प्रॉपरली आ गई है एंजाइम के ऊपर, अब केमिकल रिएक्शन होगा। तो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, तेज कर देते हैं बेसिकली ये। तो जो चीज मुमकिन नहीं होती उसे ये पॉसिबल बना देते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोफैक्टर क्या है, अब मैं आपको कोफैक्टर की टाइप्स पढ़ा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है कोफैक्टर बताते खुद, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोफैक्टर क्या है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ध्यान में रखिएगा। कोफैक्टर को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, ये 3 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिवेटर को। एक्टिवेटर क्या चीज होती है, देखें यहां पे लिखा गया है द डिटैचेबल कोफैक्टर, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक आयन जो अलैदा हो सके, जो अलैदा हो सके, यानी कि जब जरूरत हो तब ये अटैचमेंट करें, उसके बाद ये वापस चले जाएं। तो ऐसे इनऑर्गेनिक आयन को हम एक्टिवेटर कहते हैं। इफ इट इज इनऑर्गेनिक आयन, अगर ये इनऑर्गेनिक आयन होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, वगैरह वगैरह, तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लें और वो क्या करें, वो उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करके अलैदा हो जाएं, यानी कि उसमें इस्तेमाल ना हो, बार बार जो चीज इस्तेमाल होती रहे और खुद इन्वॉल्व हो और वो इसमें टोटली हल ना हो जाए, बल्कि अपना काम करे और वापस अपनी पोजीशन पे चले जाए, तो इसे हम एक्टिवेटर कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल मैंने आपको दी है बुक से हटकर, हेक्सोकाइनेस एक एंजाइम है। हेक्सो कहते हैं 6ठी पोजीशन, काइनेस कहते हैं ऐसा एंजाइम जो फॉस्फेट को देता है, ऐसे एंजाइम की फैमिली जो फॉस्फेट को प्रोवाइड करती है। तो हेक्सोकाइनेस दैट शिफ्ट फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एटीपी टू ग्लूकोज नीड मैग्नीशियम। अब यहां पर देखें, इसको क्या चाहिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मौजूद है एक्टिवेटर के तौर पर। आयन एज ए मेटल एक्टिवेट, इसका मतलब है आयन एज ए मेटल एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रही है, और ये याद रखिएगा ये इनऑर्गेनिक होने चाहिए। अब यहां पर एक बात आपने समझ लेनी है कि जो हेक्सोकाइनेस है ये एक एंजाइम का नाम है जिसने 6ठी पोजीशन पर फॉस्फेट को ऐड करवाना है ग्लूकोज की। एटीपी ग्लूकोज, एंजाइम हेक्सोकाइनेस, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, और इन दोनों के दरमियान ये जो मदद कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैग्नीशियम। तब ये ग्लूकोज जो है, अब देखें 6 पोजीशन पर आएगा, फॉस्फेट ग्लूकोज के 6ठे पोजीशन पर आएगा। अब देखें आप, यहां पर एटीपी ग्लूकोज था, यहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ और एडीपी बना। अब एक फॉस्फेट दिया गया ग्लूकोज को 6ठी पोजीशन पर, ये तो एंजाइम था, लेकिन इसको मदद किसके लिए पड़ी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम ने साथ दिया इसका, उसको अटैचमेंट करवाने पर। ये भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली ऑर्गेनिक होता है, और ये निकला आर्टिफिशियल ऑर्गन। आर्टिफिशियल ऑर्गन से इसका लफ्ज निकला है। ऑर्गन का काम ये होता है, इसके बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, अगर आप एक ऑर्गन को भी निकालें, लीवर को निकाल दें तो बॉडी काम नहीं करेगी, किडनी को निकाल दें बॉडी काम नहीं करेगी। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली ऑर्गेनिक होते हैं। तो लेकिन ये इनका काम ये होता है, इनके बगैर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। इफ नॉन प्रोटीन कोफैक्टर जिसे कह रहे हैं, यानी कि एक हिस्सा नॉन प्रोटीन है, पार्ट है जिसे कहा जा रहा है इनऑर्गेनिक, इज कोवलेंटली बॉन्डेड तो एंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट। यानी कि अगर एक नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाए एंजाइम के साथ, यानी कि प्रोटीन पार्ट के साथ, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब ये बात बहुत अहम है, समझने वाली है। अब यहां पर बताई जा रही है कि प्रोटीन पार्ट काम तभी करेगा जब वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा किसके साथ, इनऑर्गेनिक के साथ, यानी कि कोफैक्टर पार्ट के साथ। तब तक ये काम नहीं हो सकता जब तक ये अटैचमेंट ना हो। उसकी बेस्ट एग्जांपल है हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम। अब ये आप फर्दर चैप्टर में ही पढ़ेंगे, 11 चैप्टर में भी। साइटोक्रोम क्या चीज होती है, साइटोक्रोम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है जिसे कहते हैं सेलुलर
रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज टूटता है, एटीपी बनती है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है साइटोक्रोम। बेसिकली साइटोक्रोम किस लिहाज से है? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइटोक्रोम कराता है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है आगे की तरफ, ये वो प्रोटीन है। तो इसके अंदर ये जो काम परफॉर्म करवाया जा रहा है, ये जो इस साइटोक्रोम में एक ग्रुप होता है जिसका नाम है हीम। हीम आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। हीम साइटोक्रोम के अंदर इन्वॉल्व होता है। साइटोक्रोम ऑर्गेनिक पार्ट, हीम आयरन पार्ट है और इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो हीम बेसिकली इन्वॉल्व किसके अंदर होता है? ये रिडॉक्स रिएक्शन को करवाने में, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाने में जो इन्वॉल्व होता है बेसिकली वो कौन होता है? वो हीम होता है। तो आपने ज़हन में रखा साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर वाटर और एटीपी को बनाता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद। लेकिन ये इन्वॉल्व है रिडॉक्स रिएक्शन में जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हो रहा है। लेकिन साइटोक्रोम में जो मेन हिस्सा है जो रिडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहा है वो हीम है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब आ जाए कोएंजाइम। अब कोएंजाइम क्या होता है? इफ नॉन प्रोटीन पार्ट, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम कोफैक्टर कह रहे हैं, लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट, वो लूजली अटैच हो जाए प्रोटीन पार्ट के साथ, इज नोन एज द कोएंजाइम। यानी कि जब वो इस्तेमाल करना तब वो अटैच हो जाएं और जब वो इस्तेमाल नहीं करने जब वो उधर से चले जाएं। तो ये बात बताई जा रही है नॉन प्रोटीन लूजली अटैच हो जाएं। यहाँ पर कोवलेंटली बॉन्डेड बताया गया है, यहाँ पे कोवलेंटली बॉन्डेड है। यहाँ पर देखें कोवलेंटली बॉन्डेड, इसी के अंदर हीम है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। देख लें जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर हीम था तो साइटोक्रोम में भी हीम है, तो अलहदा से नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं है तो लूजली अटैच है, ये आएगा अटैच होगा काम हो जाएगा चले जाएगा। तो नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर इनऑर्गेनिक पार्ट लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट इज नोन एज द कोएंजाइम। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द विटामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप ज़हन में रखिएगा। विटामिन किस के क्लोजली रिलेटेड है तो आपने विटामिन पे टिक करना है। इसके एग्जाम्पल है एफएडी, फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी जो आपने डीएनए में पढ़ा, निकोटीन, अमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यानी कि एफएडी फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी निकोटीन, अमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आपने डीएनए के टॉपिक में भी डिस्कस किया है। और ये बेसिकली क्या है? ये कोएंजाइम है। और ये कोएंजाइम क्या करते हैं? ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। ये एनएडी जो कोएंजाइम होते हैं ये क्लोज रिलेटेड है विटामिन के साथ। अब विटामिन रिप्रेजेंट द एसेंशियल रॉ मटेरियल फ्रॉम द विच कोएंजाइम आर मेड। अब जो विटामिन है बेसिकली ये रॉ मटेरियल है जिसके जरिए कोएंजाइम बनते हैं। ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ विटामिन आर नीडेड बिकॉज थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है क्वांटिटीज विटामिन की जो कि एंजाइम को लाइक एंजाइम कोएंजाइम को बनाते हैं और बार बार इस्तेमाल करवाती है। अब ये बार बार इस्तेमाल का ध्यान में रखिएगा। विटामिन क्लोजली रिलेटेड है, जब चाहिए होता है वो कोएंजाइम को क्या करते हैं? परफॉर्म करवाते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर बार बार परफॉर्म करवाते हैं और ये हल नहीं हो जाते, बल्कि जब इन्होंने काम करना होता है तब ये काम करते हैं आगे, उसके बाद ये अपनी पोजीशन पे वापस चले जाते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है ये बात। क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन कौन होते हैं? एनएडी कोएंजाइम होते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। और कोएंजाइम के एग्जांपल एनएडी है। ये एनएडी जो होता है ये रिडक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पर आपको बताई जा रही है बात, विटामिन रिप्रेजेंट द एसेंशियल रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है जो चीज़ को बार बार बना दे। फ्रॉम विच कोएंजाइम आर मेड ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन आर नीडेड। थोड़ी बहुत अमाउंट होते हैं विटामिन की जो हम खुराक के जरिए ले लेते हैं वो एंजाइम को बनाने कोएंजाइम को, ताकि वो बार बार इसको इस्तेमाल की जाए। और जो बार बार इस्तेमाल की जाए वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। जैसे एंजाइम होते हैं बार बार इस्तेमाल होते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारे ख़त्म नहीं होंगे, इसी तरह कोएंजाइम होते हैं। तो इसके बाद
आखिर में हम दो डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। एक है अपो एंजाइम और एक है होलो एंजाइम। बहुत अहम सवाल है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है बात अपो एंजाइम। देखें दोनों में फर्क क्या है। अपो का मतलब होता है अवे, एंजाइम से कुछ चीजें अवे हैं जो कि उसको नामुकम्मल बना रही हैं। होलो का मतलब होता है होल, मुकम्मल। एंजाइम के पास तमाम चीजें हैं जो एंजाइम के काम को मुकम्मल कर रही हैं। तो अपो एंजाइम एक नामुकम्मल एंजाइम को कहेंगे और होलो एंजाइम एक मुकम्मल एंजाइम को कहेंगे। अपो एंजाइम काम परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखता, होलो एंजाइम काम करने की भरपूर सलाहियत रखता है क्योंकि ये एक्टिव होता है और अपो एंजाइम इनएक्टिव होता है। इसको आप डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस के साथ। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम, यानी कि एक एंजाइम उसमें कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव है, यानी कि ऐसा एंजाइम जिसमें कोएंजाइम भी नहीं है प्रोस्थेटिक ग्रुप में। जैसे कि ये एक एंजाइम है, ये उसकी को फैक्टर लगना है यहां पर, ये उसकी सबस्ट्रेट ने लगना है। तो यहां पर जो बेसिकली को फैक्टर है वो मौजूद नहीं है, को फैक्टर बाहर है और ये सबस्ट्रेट है जिसने आकर अटैच होना है यहां पर। तो बेसिकली एंजाइम के पास ना तो कोएंजाइम है ना ही प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यानी को फैक्टर है ही नहीं। अब वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, वो तो परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव कैसे करना है ये बात ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझाई जा रही है। अब एंजाइम को एक्टिव कैसे करना है, ऐसा एंजाइम जिसके पास ना तो कोएंजाइम है और ना ही प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम नाम क्या देंगे, अपो एंजाइम। एडिंग द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम, अगर हम कोएंजाइम को ऐड कर दें, को फैक्टर को ऐड कर दें, इट विल रिस्टोर इट्स एंजाइम एक्टिविटी। तो इस तरह एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ऐसा एंजाइम जिसके पास ना तो कोएंजाइम है ना प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने कहा था आर्टिफिशियल ऑर्गन ना हो तो काम नहीं होता, तो रिमूव कर दिया जाए। जैसे आपके सामने है, एंजाइम खाली है, इसके पास कोई को फैक्टर मौजूद नहीं है, कोएंजाइम मौजूद नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये इनएक्टिव है। अगर आपने इसको मुकम्मल करना है तो आपको कोएंजाइम की कंसंट्रेशन को ऐड करना पड़ेगा, को फैक्टर को ऐड करवाना पड़ेगा। तो बात ज़हन में रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने अपो एंजाइम को एडिंग करेक्ट करना है तो आपको किस चीज को ऐड करना पड़ेगा, कोएंजाइम को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद होलो एंजाइम क्या होता है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट, अब देखें एक एक्टिवेटेड जिसने काम करना है, ऐसा एंजाइम जो मुश्तमिल है पॉलीपेप्टाइड चेन पर एंड कोफैक्टर, दोनों चीजें मौजूद है। देखें एंजाइम भी मौजूद है, उसका पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है और कोफैक्टर भी। जैसे ये आपके सामने ये एंजाइम है, ये इसका कोफैक्टर की जगह है, ये इसकी सबस्ट्रेट है। अब यहां पर आकर कोफैक्टर भी अटैच हो गया और यहां पर आकर सबस्ट्रेट भी अटैच। तो ये अब एक मुकम्मल चीज नजर आ रही है आपको और ये आपको एक नामुकम्मल चीज नजर आ रही है। तो इस तरह इसमें दोनों चीजें मौजूद, ये एक्टिव साइड एक्टिव एंजाइम है और ये इनएक्टिव है। इसमें आपको एक्टिवेटेड एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन भी नजर आ रही है, पूरा स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है एंजाइम का, और कोफैक्टर भी नजर आ रही है, आपको कोफैक्टर भी नजर आ रहा है बेसिकली। तो इसको हम होलो एंजाइम कहते हैं, कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई इनकी। अब फर्क, इट कैन नॉट परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन, अब ये केमिकल परफॉर्म नहीं कर पाएगा फंक्शन, क्योंकि ये इनएक्टिव है। ये एक्टिव है तो ये अपना काम परफॉर्म करेगा। इट इज एक्टिव यूजुअली, इनएक्टिव यूजुअली, आमतौर पर इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है। एग्जाम्पल पेप्सिनोजिन, ट्रेप्सिनोजिन, पेप्सिन और ट्रिप्सन। अब यहां पर जो इनएक्टिव फॉर्म हो पेप्सिनोजिन है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं और ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सन। ये एग्जाम्पल है, ये एक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव। अगर मैं आपको एग्जाम्पल एक और दे दूं इसके लिहाज से, आरएनए पॉलीमरेज की एग्जाम्पल दे दें, इसके अंदर एक और एग्जाम्पल दे दें, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज ये आपको एक खाली नजर आ रहा है एंजाइम, इसके पास मैग्नीशियम नहीं है, लेकिन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज हैव मैग्नीशियम, आयन मौजूद है। तो दोनों चीजें मौजूद हैं आपके पास, ये दोनों चीजें मौजूद है, कोफैक्टर मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है। तो यहां पे मैग्नीशियम मौजूद नहीं है, आपके सामने
मैग्नीशियम मौजूद नहीं है, तो ये नामुकम्मल हो जाता है आर, और ये इस तरह ये मुकम्मल हो जाता है। तो ये हमारे पास एक अpo एंजाइम और होलो एंजाइम की भी डेफिनेशन होगी और डिफ्रेंशिएट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने इसी तरह करना है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आखिर में हम एक छोटी सी बात पढ़ लेते हैं, अक्रस ऑफ द एंजाइम। एंजाइम कहाँ कहाँ वाक़ हैं, एंजाइम कहाँ मौजूद होते हैं। मैनी एंजाइम आर सिंपली डिजोल्व इन साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो आमतौर पर कहाँ पर होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक प्रोसेस हो रहा है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, और जिससे हमें एटीपी हासिल होती है। तो ये एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के लिए कहाँ पे पड़े हैं, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। सम एंजाइम आर बाउंडेड, लेकिन कुछ एंजाइम वो अटैच होते हैं, बाउंडेड होते हैं टाइटली सब सेलुलर ऑर्गेनेली, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस, लाइजोसोम, इस तरह के राइबोसोम, ये जितनी भी ऑर्गेनेली इनके साथ अटैच होते हैं। अब बारी बारी पढ़ लेते हैं हम। इन फोटोसिंथेसिस, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर है, ये ज़हन में रखिएगा। द एंजाइम इंपॉर्टेंट फॉर, जो फोटोसिंथेसिस के लाइट की रिएक्शन के दौरान जो ग्लूकोज बनना है उसके लिए तमाम एंजाइम किसके पास है, क्लोरोप्लास्ट के। तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। रेस्पिरेशन, केमिकल रिएक्शन, द एंजाइम इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे हमें एटीपी हासिल होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके हमें एटीपी प्रोवाइड करता है। वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल एटीपी को देता, एटीपी बनाता है। तो इसलिए वो तमाम एंजाइम जिसने सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करवाना है वो कहाँ पर मौजूद है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। इस तरह इन प्रोटीन सिंथेसिस, द एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइबोसोम। अब वो एंजाइम जिन्होंने प्रोटीन को बनाना है वो लाजमी जुज है किसका, राइबोसोम का। तो राइबोसोम भी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेली है। तो बेसिकली ये हमारा पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि ये अक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है एंजाइम्स के बारे में, और ये मैंने आपको हेडिंग्स बनाकर और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बताई हैं सारी बातें। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।